चलिए दोस्तों, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक सूचना देना है। जो भी सीआरपीएफ के तैयारी कर रहे हैं, आज कितना तारीख है? आज 16 तारीख है। मतलब 15 तारीख को एडमिट कार्ड देना था, आज 16 तारीख है। और अभी के सूचना के अनुसार परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है। परीक्षा यानी 22 से 28 तारीख के बीच होना था, उसे कैंसिल कर दिया गया है और ये डेट टाला गया है। और इस डेट टालने का हम लोग को भरपूर फ़ायदा उठाना है। जो भी कमी रह गई उसको हम और बेहतर वे में कर सकें, इसके लिए तैयारी कीजिए। हम भी सोचे हुए थे कि पूरा 20 सेट कराना था, लेकिन 15 ही सेट हुआ, 5 सेट बाकी था। लेकिन हमको लगता है, पूरा विश्वास था कि 20 सेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर 20 सेट कंप्लीट हो जाता है तो मैथ रीजनिंग पर भी काम किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी रीजनिंग और हिंदी को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, उसी क्रम में आज 15वां सेट होगा। 15वां सेट में जीके का क्वेश्चन है 26 से लेकर 51 तक। चलते हैं, देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? देखिए, ओजोन प्रदूषण मतलब ओजोन परत का विनाश या ओजोन परत में जो भी अभी के क्रियाकलाप हमारे जीवन में, जैसे आप कूलर, एसी, फ्रिज, मतलब तमाम प्रकार के अपने घरेलू उपयोग, इंडस्ट्री में उपयोग करते हैं साधन का, उससे जो हानिकारक गैस निकलती है, वो गैस हमारे वातावरण में एक ओजोन लेयर है, उसको क्षति पहुंचाता है। तो उसको क्षति ना पहुंचे, उसको सुरक्षा के लिए यानी 16 सितंबर 1985 ईस्वी को कनाडा के मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल में एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1985 ईस्वी को हस्ताक्षर किया गया था। और प्रत्येक वर्ष ओजोन परत की संरक्षण के लिए, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस बनाते हैं। तो ओजोन लेयर को कौन कौन प्रदूषित करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ। ये सभी कारणों से हमारा ओजोन परत प्रदूषित हो रहा, जबकि मीथेन गैस से ओजोन परत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूछा जा रहा कौन ओजोन प्रदूषित नहीं होता है? तो मीथेन गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। आंसर ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है 27 नंबर, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हो? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई। और हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई के बाद धीरे धीरे कई सारे स्थलों की खुदाई की गई। करीब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत 2800 से अधिक नगरों की पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। उसमें से एक है मेहरगढ़। मेहरगढ़ की बात करें, ये पाकिस्तान में, और मेहरगढ़ से ही हमें पुराने स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। चलिए अगले पर। यूरोनामर्स बनाए गए। यूरोनामर्स की बात करें, ये वाहन से निकलने वाली, गाड़ी से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए यूरोनामर्स बनाया गया। यूरोनामर्स बनाए गए हैं तो इसका मुख्य काम है वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों को नियंत्रित करना। आंसर हो जाएगा सी नंबर। हम जो लेक्चर बकते बस वो लेक्चर को ध्यान से सुनिए।
बार बार सुनने से आपको, बार बार क्वेश्चन रिकॉल होने से आपको खुद ब खुद चीज़ें याद हो जाएगी। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। एक क्वेश्चन पर कम से कम 5 फैक्ट जरूर बताते हैं उससे रिलेटेड। वो 5 फैक्ट 10 फैक्ट जितना, जिसमें जो फैक्ट हो सकता है, जितना संभव हो पाता है हम बताते हैं। उस फैक्ट को याद रखिए। वनडे एग्जाम में वही सब फैक्ट को परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? वैदिक काल में बात किया जाए जानवर के अलग अलग नामों से पुकारा गया है, उसी में गाय की बात करें, गाय को अधन्या के नाम से पुकारा गया। अधन्या नाम किस जानवर को वैदिक काल में कहा जाता था? गाय को कहा। इसका सही आंसर हो जाएगा गाय। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की जन्म हुआ। जबकि इसके निधन की बात करें तो इसका निधन आपको पावापुरी में हुआ, जो कि राजगीर में, राजगीर के पावापुरी में महावीर स्वामी का निधन हो गया। और महावीर स्वामी की निधन की बात करें तो महावीर स्वामी का निधन 80 वर्ष की अवस्था में। तो बात किया जाए महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी की बात करें, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। पूछा गया क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सिंह था। हमने जितना फैक्ट बताया यही सब फैक्ट ही परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस फैक्ट को हमको बार बार ध्यान में रखना है, इसलिए हम फैक्ट को ज़्यादा बोलते हैं। आप खाली फैक्ट को सुनते जाइए। मेरे पास साधन नहीं है कि हम लिख सकें, आप सुनिए। बोल रहे हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में आपको पहले याद रखना, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ? वैशाली के कुंडग्राम में। इसका निधन कहाँ हुआ? पावापुरी में। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और ये अंतिम जैन तीर्थंकर थे। अंतिम मतलब 24वें। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को कहा जाता है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उसके दामाद जमाली, यहाँ पर जमालिस लिखा गया है, जमाली होगा, जमालिस ठीक है। तो महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी उसके दामाद जमाली बने, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। जितना भी हम फैक्ट बताए उस फैक्ट को आपको याद रखना है और बाकी कुछ आपको ध्यान में नहीं रख। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और इसमें से उसका प्रतीक चिन्ह जरूर याद रखिएगा कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सिंह है, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है, पूछने की अधिक संभावना है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल उत्पादन से संबंधित, हाल उत्पादन से संबंधित हाल क्या है? हाल की बात करें, एक ये वायुयान के उत्पादन से संबंधित उत्पादन है। इसका सही आंसर हो जाएगा वायुयानों से। अगला क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया। देखिए सारनाथ स्तंभ की बात करें, मौर्य वंश के अंतर्गत सबसे महान शासक अशोक थे। अशोक ने ही मौर्य वंश में अपने शासनकाल के दौरान सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। देखिए अशोक के समय मौर्य काल 5 प्रांतों में बटा था। तो उज्जैन की राजधानी अविंतिका की राजधानी उज्जैन, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको याद रखिएगा। क्योंकि जैसे अभी वर्तमान समय में हमारा भारत 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में है, उसी तरह मौर्य काल के समय अशोक के समय मौर्य काल 5 प्रांत में बटा हुआ था, जिसमें से अविंतिका की राजधानी
उज्जैन हुआ करती थी। आंसर याद रखिएगा, वो पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। चलिए, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गोरी की बात करें तो चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ी गई, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता? देखिए, एक होता अवतल लेंस, एक होता उत्तल लेंस, एक होता अवतल दर्पण, एक होता उत्तल दर्पण। मेनली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें कैसे ध्यान में रखना है वो चीज़ हम बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम जरूर बता देंगे ताकि परीक्षा में आप अंतर करके आसानी से मार लीजिएगा। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। हम दर्पण से रिलेटेड करके बताते हैं। मान लीजिए एक है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण। दर्पण के संदर्भ में बताते हैं। उत्तल दर्पण में जो होता है वही अवतल लेंस में होता है, ठीक ना। डायरेक्ट उल्टा, जो उत्तल दर्पण में होगा वो उसका संबंध अवतल लेंस से। उत्तल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब? आभासी को ही हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब बोलिए या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलिए, दोनों एक ही बात है। आभासी प्रतिबिंब को ही हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। तो उत्तल दर्पण और इक्वल टू अवतल लेंस, जो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनेगा वही अवतल लेंस में। और इसका उल्टा कर लीजिए, ये अवतल दर्पण है तो उत्तल लेंस में चल जाएगा, उत्तल लेंस में ये कनेक्ट होता है। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस रहे या उत्तल दर्पण है, दोनों में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस सब पर बेहतर वे में हम जब वीडियो बनाएंगे सेपरेट, हर एक टॉपिक का, प्रकाश का, विद्युत का, किसी किसी का टॉपिक का अगर स्पेशलिस्ट वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा डिटेल कर देंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देंगे, क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल चलिए जो चल रहा है उस पर ध्यान देते हैं। चलिए, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? देखिए, लाल रुधिर कोशिका कहने का मतलब आरबीसी का, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का? 120 दिन का। यहाँ पर सही आंसर होगा 120 दिन। ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल की बात करें, उसका जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। ये भी याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए महाराज, 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण? भाप अंगार गैस कहने का मतलब हो गया यहाँ पर जल गैस। भाप अंगार गैस का मतलब हो गया यहाँ पर जल गैस। जल गैस से ही, बोलने से ही स्पष्ट निकलता है। जल का सूत्र होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का केवल H लेंगे और भाप अंगार गैस में हाइड्रोजन होगा। तो खोजिए, हाइड्रोजन इसमें भी है, नाइट्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। और भाप अंगार गैस में, जल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी ये तो नहीं होगा, हाइड्रोजन में कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब सी नंबर आंसर होगा। इसका सही आंसर सी होगा। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये भाप अंगार गैस का मिश्रण है। भाप अंगार गैस पूछे या आपसे जल गैस पूछे, दोनों का मिश्रण होता है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन भाप अंगार गैस अर्थात जल गैस का मिश्रण है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्तल किससे बनता है? पित्तल की बात करें, पित्तल मिश्रण है। और पित्तल किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक का, तांबा और जस्ता का। तांबा और जिंक को ही जास्ता बोलते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जिंक को जास्ता भी बोला जाता है और तांबा को कॉपर। जिंक को जास्ता बोला जाता है और तांबा को कॉपर भी बोला जाता है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इसमें लोग फंस जाते हैं। तो याद रखिएगा, पित्तल किसका बना होता है? तो तांबा और जिंक का। और कहीं कहीं लिखा रहेगा कॉपर और जास्ता, सेम बात है,
परेशान नहीं होना। चलिए, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? देखिए, ये सवाल अगर हम बताएंगे ना तो हम ITI के दृष्टिकोण से हम ये सवाल को पहले डील कर लेते हैं। नहीं, छोड़ दीजिए, ITI के दृष्टिकोण से डील करना यहाँ पर सही नहीं होगा। चलिए, साइंस के दृष्टिकोण से हम डील कर देते हैं। देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ मतलब पेट्रोल किस चट्टान से प्राप्त की जाती है? देखिए, पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल परतदार चट्टान, पौष पेट्रोलियम और पौष परतदार। तो पेट्रोलियम पदार्थ या पेट्रोल हम कहाँ किस चट्टान से प्राप्त करते हैं? तो परतदार चट्टान से। किस चट्टान से? परतदार चट्टान से हम लोग पेट्रोल प्राप्त करते हैं। और देखिए, थोड़ा सा ITI लेवल से हम बता देते हैं। देखिए, अगर जब आप ITI कीजिएगा या आप ट्रेड पढ़िएगा, ट्रेड में बता रहे सुरक्षा के दृष्टिकोण से 4 श्रेणी में बांटा गया है। श्रेणी A, श्रेणी B, श्रेणी C और श्रेणी D के आधार पर बांटा गया। प्रथम श्रेणी की बात करें, प्रथम श्रेणी में ठोस वस्तु से किसी में आग लग गया, उसे श्रेणी A के अंतर्गत रखा गया। श्रेणी B के अंतर्गत द्रव से लगी आग, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इस पदार्थ से लगी आग को श्रेणी B में रखा गया। श्रेणी C की बात करें तो गैस से लगी आग को हम लोग श्रेणी C में रखते हैं। जैसे घर में उपयोग करते हैं, CNG गैस हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा, खाना बनाने वाला गैस, जो भी प्रकार के गैस है, अगर गैस से लगी आग को हम लोग श्रेणी C में रखते हैं। और श्रेणी D में बात किया जाए तो बिजली से लगी आग को हम लोग श्रेणी D में रखते हैं। तो पेट्रोल से लगी आग को हम लोग श्रेणी B में रखते हैं। तो उसको पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ये बात जानने के लिए आपको ट्रेड आप पढ़िएगा, उसमें बेहतर वे में बताएगा। तो ट्रेड के अनुसार ही यहाँ पर आंसर दिया गया। फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग हम लोग पेट्रोलियम से लगी आग को बुझाने में करते हैं। जबकि पाउडर प्रकार के आग की बात करें ना, तो पाउडर प्रकार के आग को बुझाने के लिए हम लोग श्रेणी सी से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। यहाँ पर सही आंसर होगा फोम प्रकार। और यहाँ पर तो ये आंसर हो गया। और पेट्रोलियम की शुद्धता किससे मापते हैं? पेट्रोलियम की शुद्धता मापने के लिए हम लोग डिकेन विधि का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा की बात किया जाए, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? उसे तो 3 महादेश से होकर गुजरती है और 13 देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती। लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर C हो जाएगा, किन्हों। आंसर C। आगे हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करते हैं। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। न्यायिक पुनर्विलोकन भारत के न्यायालय को एक विशेष अधिकार देता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को, और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को ही मेनली तौर पर यह अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 13 के तहत। अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 13 में इसका वर्णन है। आप जब संविधान को पढ़िएगा, संविधान के अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 13 का अध्ययन कीजिएगा, उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है। और न्यायिक पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 के तहत और अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेष अधिकार देता है कि कोई भी विधेयक विधि द्वारा तैयार किया जाता है, या राष्ट्रपति के द्वारा कोई अनुशंसा की जाती है, या कोई कानून लागू किया जाता है, या प्रशासन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। इसी को कहते हैं पुनर्विलोकन। किसी भी मामले को सर्वोच्च न्यायालय जांच कर सकता है। जो भी विधेयक या कानून विधायिका या प्रशासन लागू करता है, तो उसकी जांच करने का ये
पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है। इस अधिकार के तहत वो जांच कर सकते हैं और जांच कर कर यह जान सकते हैं कि वो मूल ढांचे के अंदर अगर आता है कि नहीं, मूल ढांचे के आधार पर वो फिट बैठता है कि नहीं, संविधान के अनुरूप है या नहीं, इसकी जांच करने का पूरा सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। अगर ये लागू नहीं होता है तो इसे अवैध भी घोषित कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। इसी को कहते हैं पुनरावलोकन। और पुनरावलोकन भारतीय संविधान में यूएसए मतलब अमेरिका देश के संविधान से ली गई है और इसका चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 और 13 में की गई है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा भारत और यूएसए दोनों में। हाँ, न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा भारत और अमेरिका दोनों में है। तो यूएसए से ही भारत के संविधान में ली गई है तो यूएसए में तो होगा ही। यूएसए का ही अनुसरण करते हुए भारत के संविधान में लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा भारत और यूएसए दोनों में ये प्रावधान है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। देखिए, भारतीय संविधान की अनुच्छेद के संदर्भ में बात करें, अनुच्छेद 32, संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया। संविधान का आत्मा का आंसर डी नंबर। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। सरकारिया आयोग का संबंध है संघ और राज्य के मध्य संबंधों की जांच करना। आंसर डी नंबर। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। किस बिल पर राष्ट्रपति अपना अनुमति रोक सकता है? तो अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111। बात किया जाए अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की चर्चा है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, उसकी चर्चा भारत के अनुच्छेद 63 में की गई है। और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में की गई। 109 में की बात की जाए तो धन विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद 111 की बात करें तो अनुच्छेद 111 में जो प्रावधान है उस पर राष्ट्रपति अपना अधिकार को रोक सकता। एक है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक की बात करें, विनियोग विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान में 114 में की गई। और संचित निधि से निधि निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक लाया जाता है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में की गई है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसलिए हमने चर्चा कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह के लद्दाख की राजधानी लेह है। तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है, जबकि वहीं भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय के मानसी राम में। तो कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में। आंसर डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाला था। देखिए, मंडल आयोग की बात करें तो मंडल आयोग मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान मंडल आयोग की सिफारिश की गई। आंसर बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन कहता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आश है कि। कहा जा रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका आश है कि इसके सभी निर्णय का सचनात्मक मूल होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसका सही अर्थ होता है कि कोई भी निर्णय दिए, निर्णय के बाद उस पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठाया जाए, उसी को हम लोग अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पूंजी बाजार से आशय। पूंजी बाजार से क्या आशा है? तो पूंजी बाजार का संबंध है शेयर बाजार से। आंसर ए नंबर। चलिए अगले पर, नवरत्न का विचार संबंधित है। मतलब नवरत्न का विचार किससे संबंधित है?
तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग से। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है एक चोरी शब्द संबंधित है। एक चोरी शब्द की बात है, एक चोरी शब्द का संबंध है बीमा से। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है गिल्ट एज 154 में विपुल संबंधित है। गिल्ट एज की बात करें, गिल्ट एंड बाजार होता है तो इसका संबंध होता है सरकारी प्रतिभूति के व्यापार से, यानी सरकारी प्रतिभूतियों से संबंध होता है गिल्ट एंड बाजार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। ठीक है, चलिए रहने देते हैं। 15 नंबर हिंदी है। चलिए हिंदी के क्वेश्चन को नहीं करवाएंगे आज, क्या कि वीडियो लंबा बन जाएगा, क्या कि डिस्कशन थोड़ा सा हम डिटेल में करवा दिए हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए चाहे कि छोटा छोटा वीडियो आपको देखने में भी आसान हो, लेकिन हमको थोड़ा बहुत अब डिटेल में भी बताना होगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट टाल ही दिया है, जब पोस्टपोन कर दिया गया, तो हम थोड़ा बेहतर वे में बतावे, थोड़ा डीप में बतावे, ताकि क्वेश्चन इर्द गिर्द भी पूछे तो आपसे बन जाए, छूटे ना। इसलिए एक क्वेश्चन में जितना एफर्ट लगाया जा सकता है उतना हम लगाएंगे, ताकि क्वेश्चन आपसे छूटे ना। मेरा पूरा यही विश्वास रहेगा। पहले तो हम क्वेश्चन देखते थे, एक लाइन बोल देते थे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था बात बोल देते, लेकिन उससे रिलेटेड तो बात बोलना है, जो फैक्ट है वो भी बताना है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी बताना है। आगे पीछे सारा तमाम फैक्ट को आपके सामने प्रस्तुत करना है, ताकि आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं। आपका काम होगा डेली बस सेट से जुड़े रहिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा, सुनते रहिएगा, उसी से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, रखते हैं। धन्यवाद आप सबों का, मिलते हैं अगले वीडियो में।